गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए, अभी तक हम लोगों ने काव्य के बारे में पढ़ा था। मैंने आप लोगों को कबीर की साखियाँ शब्द पढ़ाया था। अब आज हम लोग व्याकरण पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे सिलेबस के आधार पर। तो हिंदी व्याकरण में पहला लेसन हम लोग देखते हैं जो शब्द निर्माण है, और उसमें उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आप लोग शब्द निर्माण को जानिए कि शब्द निर्माण किस प्रकार होता है। उसके बाद हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? तो चलिए हम लोग पहले आते हैं शब्द निर्माण। शब्द निर्माण क्या होता है, सबसे पहले इसको समझेंगे। निश्चित अर्थ को प्रकट करने के लिए वर्ण समूह जो रहता है उसे शब्द कहते हैं। यानी शब्द कैसे बनते हैं? छोटे छोटे वर्णों को मिलाकर शब्द बनाया जाता है। जैसे जब ये तीनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका? कलम। ठीक है? यानी ये छोटे छोटे वर्ण मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं। अब यही शब्द मिलकर एक वाक्य की रचना करते हैं। ठीक है? तो ये हुआ शब्द को समझने। वाक्य और वाक्य, ये शब्द छोटे छोटे वर्णों से मिलकर बनते हैं। तो इन्हीं से शुरुआत होती है, यानी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। तो वर्ण जब छोटे छोटे वर्णों को मिला के हम लोग शब्द का निर्माण करते हैं, और शब्द के निर्माण के बाद ही हम लोग वाक्य बनाते हैं। तो सबसे पहले यह भाषा की अर्थवान और स्वतंत्र इकाई होती है। यानी शब्द जो है भाषा की अर्थवान और स्वतंत्र इकाई होती है। इसमें इस भाषा में भावों और विचारों को व्यक्त करने का साधन या आधार ही शब्द है, क्योंकि शब्दों से वाक्य और वाक्यों में भाषा का निर्माण होता है। ठीक है? शब्दों का निर्माण मूल शब्द में कोई शब्दांश जोड़कर या किन्हीं दो शब्दों के योग से होता है। व्युत्पत्ति के आधार पर, शब्दों की रचना के आधार पर शब्द को तीन भागों में बांटा गया है। एक रूढ़, एक यौगिक और एक योग्य रूढ़। ये सब आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। ठीक है? एक बार लेकिन फिर भी मैं पढ़े होंगे, उसके बाद ही मैं आपको एक बार रिवाइज करवाना चाहूंगी, ताकि आपके दिमाग में एक बार फिर से वो सब चीजें स्मृति पटल पर आ जाए। ठीक है? तो रूढ़ शब्द अपने मूल रूप में रहते हैं, ये आप सभी लोग जानते होंगे। यौगिक शब्द बनाने के लिए मूल शब्द में कोई शब्दांश या कोई दूसरा शब्द जोड़ा जाता है। योग मूल शब्दों में परस्पर दो शब्दों का जोड़ा होता है और वो किसी संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है? तो ये तो हुआ शब्द निर्माण की प्रक्रिया। अब शब्दों के शब्दांशों को जोड़ने की प्रक्रिया दो प्रकार से होती है। कुछ शब्दांश मूल शब्द के पहले जोड़े जाते हैं और कुछ शब्दांश मूल शब्द के लास्ट में, यानी अंत में जोड़े जाते हैं। तो शब्दों के परस्पर मेल से शब्द का निर्माण होता है। अतः शब्द निर्माण मुख्यतः तीन प्रकार से होता है। किस किस प्रकार से होता है? पहला होता है उपसर्गों द्वारा, दूसरा होता है प्रत्ययों द्वारा, तीसरा होता है समास द्वारा। ठीक है बेटा? तो हम लोगों ने शब्द को पढ़ा, शब्द निर्माण के क्रिया को पढ़ा, किस प्रकार से शब्द निर्माण होता है, और उसके तीन भेद यानी किस किस प्रकार से होता है इसको जाना। तो शब्द का निर्माण तीन प्रकार से होता है: उपसर्गों के माध्यम से, प्रत्यय के माध्यम से और समास के माध्यम से। तो सबसे पहले हम लोग उपसर्ग के माध्यम पे आते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले अपने उपसर्ग को पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम लोग उपसर्ग को पढ़ेंगे, उसके बाद ही आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो उपसर्ग क्या है, पहले इसको हम जानते हैं। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में मूल शब्दों में शब्दांशों का जोड़ा जाता है, शब्दांशों को जोड़ा जाता है। जैसे अनुग्रह, अनुग्रह शब्द में ग्रह तथा ग्रह मूल शब्द है। ठीक है? ग्रह मूल शब्द है और
अनु लगा हुआ है। अनु क्या है? उपसर्ग है, ठीक है। तो इस शब्दांश ने मूल शब्द के आगे लगकर अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न कर दिया। इस प्रकार के शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। अतः उपसर्ग को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। पहले उपसर्ग की परिभाषा आप लोग लिखिए। उपसर्ग की परिभाषा वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे, ठीक है, शब्द के आगे या प्रारंभ भी कर सकते हैं। जिसको जिस भाषा में समझ आएगा वो उस भाषा का उपयोग करें, ठीक। वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे यानी प्रारंभ में लगते हैं, लगकर उसके अर्थ को, यानी जो मूल शब्द होता है उसके अर्थ को बदल देते हैं। एक नया शब्द बना देते हैं, एक नए शब्द की रचना कर देते हैं। एक नए शब्द की रचना कर देते हैं, उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए देखते हैं कैसे कहलाते हैं। देखिए, उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। अभी आपने शब्द निर्माण के 3 भेद के बारे में जाना। अब उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और विदेशी उर्दू फारसी उपसर्ग। तो इसमें सबसे पहले हम लोग तत्सम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि तत्सम उपसर्ग होता क्या है, ठीक है बेटा। तो मैं बताना चाहूंगी। तो बेटा उपसर्ग के 3 भेद एक बार फिर कहूंगी। तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और विदेशी उर्दू फारसी उपसर्ग। यानी सबसे पहले मैंने क्या कहा आप लोगों से, हम लोग तत्सम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो तत्सम उपसर्ग क्या होते हैं पहले ये भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। संस्कृत में 22 उपसर्ग है, ठीक है। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। ये कम और ज्यादा हो सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि ये 22 होंगे। 22 उपसर्ग, ठीक है बेटा। यानी संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। हिंदी में ये उपसर्ग संस्कृत से हैं, ठीक। तत्सम मतलब आप लोग समझते हैं कि तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं जो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। और संस्कृत भाषा के हिंदी में प्रचलित तत्सम शब्द ही लगते हैं, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगी कि उपसर्ग किस प्रकार से लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रचलित थोड़े बहुत उपसर्गों के बारे में हम लोग जानेंगे, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। तो मैं बताना चाहूंगी, जैसे अधि। अधि मतलब क्या होता है? अधि का अर्थ क्या होता है? ऊपर या श्रेष्ठ। तो जब हम उसका, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा नायक, ठीक है। ये नायक मतलब क्या होता है? नायक मतलब एक हीरो या वो जिसके बारे में मतलब अच्छी तरह की भावनाएं हों, जो समाज को अच्छा संदेश दे, वो नायक की कैटेगरी में आता है। तो जब नायक है तो इसके आगे हम लोग जब ये अधि उपसर्ग, संस्कृत का वर्ड है अधि,
तो जब इसको हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, अर्धनायक। ठीक है, उसी तरह है जैसे वक्ता, ये वक्ता क्या है, ये मूल शब्द है। वक्ता क्या है, मूल शब्द है। यहाँ नायक भी ये मूल ही शब्द है। ठीक, और ये उपसर्ग। ठीक, तो वक्ता ये मूल शब्द है, इसके आगे अगर हम अभी लगा देते हैं तो क्या है, अधिवक्ता। ठीक है, तो आप लोगों ने ये समझ लिया होगा कि मूल शब्द किसे कहा जा रहा है। जो मूल शब्द होता है उसी के आगे लगाने से उपसर्ग लगाने से अर्थ बदल जाता है। यानी जब वक्ता हम लोगों ने केवल लिखा तो वक्ता मतलब बोलने वाला, जब उसमें अधि लगा दिए तो अधिवक्ता हो गया। ठीक है, तो उसी तरह जैसे अन है, ये उपसर्ग है। अन क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, तो इसको अगर हम, अन मतलब क्या होता है, पीछे या समान। ठीक, तो जब इसको हम यहाँ, ये एक करण शब्द है, जब इसके आगे हम अन लगा देंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, अनुकरण, यानी नकल करने वाला, अनुकरण करने। ठीक, उसी तरह अब मान लो यहाँ पे अब ये उपसर्ग है। अब मतलब क्या होता है, अब मतलब आप लोग बताएं, अब मतलब बुरा या हीन होता है। तो जब ये यश, मान लीजिए ये यश एक शब्द है, यश मतलब बड़ा, यशस्वी, मतलब यश, उसका यश बहुत अधिक है। अब इसी के आगे हम अगर अप लगा देते हैं तो अपयश, यानी अपयश, यानी इसका अर्थ ही बदलता है। ठीक, तो ये सब शब्द हैं उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनको आप लोग अब मतलब होता है बेटा निकट, ये संस्कृत के उपसर्ग है, तत्सम उपसर्ग। अब अभी का मतलब होता है निकट। जब अभी का हम उपयोग करेंगे जैसे मान मतलब महत्व, जब इसके आगे हम अभी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अभिमान, यानी घमंड। अर्थ बदल गया। तो यही उपसर्ग ये है बेटा कि जिस मूल शब्द के आगे लगकर उसकी विशेषता, उसके अर्थ को बदल देता है, वही उपसर्ग होता है। और उपसर्ग के 3 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव और विदेशी। इन सब के बारे में विस्तार से आप लोग लिखिएगा और आगे मैं PDF डाल रही हूँ, आप लोग उसको अच्छे से कॉपी पे नोट डाउन करिएगा। और जो बच्चे कॉपी अभी तक नहीं बनाए हैं वो जरूर से अगले टर्म तक अपनी कॉपियों को कंप्लीट करके लाएंगे। चेक होगी यहाँ पे कॉपियाँ। ठीक है बेटा, धन्यवाद।